हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में हमने अमीनो एसिड्स तक कवर कर लिया था और अब आज हम अमीनो एसिड्स के जो अगला टॉपिक है जो लिपिड्स के बारे में है उसको कवर करेंगे। लिपिड्स के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एनसीईआरटी में जो दे रखा है, लिपिड्स क्या होते हैं, वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स कुड भी सिंपल फैटी एसिड्स। जो लिपिड्स होते हैं फैटी एसिड्स, अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स में एक तो एल्काइल ग्रुप होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। आर ग्रुप होता है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फैटी एसिड्स हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू अ आर ग्रुप। आर ग्रुप कैन बी मिथाइल, इथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। फॉर एग्जांपल जो एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं वो है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में क्या होता है, 16 कार्बन का कंपाउंड होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। जैसे कि हम यहाँ पे गिन सकते हैं कि एक CH3 एक कार्बन और यहाँ पे CH2 के 14 यूनिट्स हैं, यानी कि 14 + 1 15 और एक कार्बन हो गया कार्बोक्सिलिक कार्बन। इसीलिए लिखा हुआ है कि 16 कार्बन इंक्लूडेड कार्बोक्सिलिक कार्बन। जो अगला जो फैटी एसिड है वो है आर्केडोनिक एसिड। आर्केडोनिक एसिड क्या होता है कि 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। इसमें भी आप देख सकते हैं कि CH3 1 है और 18 यूनिट CH2 के हैं एंड 1 COOH। तो टोटल मिला के कितने कार्बन हो गए कंपाउंड में? 20 कार्बन। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि PA, जैसे हम बोलते हैं PA पर्सनल असिस्टेंट, तो वैसे ही पाल्मिटिक एसिड एंड आर्केडोनिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन एंड आर्केडोनिक एसिड में 20 कार्बन। तो अनदर जो इसके बाद क्या है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं एंड अनसैचुरेटेड भी। अब अनसैचुरेटेड मतलब कि जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जिसके एल्काइल ग्रुप में आर ग्रुप में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। और जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड वाले होते हैं ये गुड होते हैं हेल्थ के लिए। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लिपिड्स कैन बी सिंपल फैटी एसिड। जैसे कि अभी हमने देख लिया था कि एक एल्काइल ग्रुप लगाओ और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाओ। इसके एग्जांपल हमने देखे थे PA से याद रखना, PA 1620 ऐसे याद रखना, PA 1620। पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन, आर्केडोनिक एसिड 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। उसके बाद जो अनदर सिंपल लिपिड्स क्या हो सकते हैं, फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं एंड एल्कोहलिक ग्रुप हो, जिसके एल्काइल ग्रुप में एल्कोहलिक ग्रुप भी हो, OH ग्रुप भी हो, वो भी सिंपल लिपिड हो सकते हैं। अभी हमने फैटी एसिड वाला पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का जो केमिकल फार्मूला है ये है इसका केमिकल नेम है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। फार्मूला आप देख सकते हैं, 3 कार्बन वाला कंपाउंड और तीनों में OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी ग्लिसरॉल को जो हम कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये नीट 2021 में पूछा जा रखा था, एक ऑप्शन में पूछा जा रखा था कि ग्लिसरॉल का जो केमिकल नेम है वो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। और ये जो पहले हमने पढ़े पाल्मिटिक एसिड, आर्केडोनिक एसिड, ये तो एवरी ईयर पूछा जाता है। इसके बाद हमने सिंपल एसिड्स देख लिए, सिंपल लिपिड्स हमने देख लिए। फैटी एसिड भी हो सकता है एंड ग्लिसरॉल भी हो सकता है। अब कई बार क्या होता है कि इन दोनों का मिक्सचर होता है। हम 10th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ते थे एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में। एल्कोहल जिसमें OH ग्रुप होता है, मान लीजिए ROH, और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है RCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH निकलता है एंड एल्कोहल में से हाइड्रोजन निकलता है और वाटर, इनमें से वाटर डिहाइड्रेट होके निकल जाता है। इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और जो उसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल से बनता है उसे हम बोलते हैं एस्टर लिंकेज बन जाती है। ये हमने 10th क्लास में पढ़ ली है रिएक्शन, इसलिए आपको पता होगा। इसीलिए कुछ लिपिड्स क्या होते हैं, एल्कोहल प्लस फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन होते हैं और ये क्या होते हैं, एस्टेरिफाइड होते हैं। एस्टेरिफाइड मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको एस्टर लिंकेज दिखाई, हेयर फैटी एसिड आर एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। जो फैटी एसिड होते हैं वो ग्लिसरॉल के साथ एस्टेरिफाइड होते हैं, एस्टर बॉन्ड बनाया होता है। जैसे कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड मतलब एक ग्लिसरॉल होएगा एंड एक फैटी एसिड, देख लीजिए। और डाइग्लिसराइड में देखो पहले 1 ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड में क्या होएगा 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। जैसे कि इसमें 3 OH ग्रुप है ना, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, यानी ग्लिसरॉल में कितने OH ग्रुप हैं, 3। अगर एक OH के ग्रुप के साथ एक फैटी एसिड एस्टेरिफाइड हो तो उसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। अगर 2 के साथ एस्टेरिफाइड हो तो डाइग्लिसराइड। अगर तीनों OH के ग्रुप के साथ फैटी एसिड एस्टेरिफाइड हो तो उसे हम बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड हम उसको बोलेंगे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स। लिपिड्स को हम क्या बोलते हैं, फैट्स भी बोलते हैं, ऑयल्स भी बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो ऑयल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल जिंजली ऑयल। सम लिपिड्स, कुछ लिपिड्स के पास फॉस्फोरस भी होता है एंड या तो फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होता है कई लिपिड्स के बीच में।
दीज आर फॉस्फोलिपिड। और उन लिपिड्स को हम क्या बोलते हैं, जिन लिपिड्स के बीच में फॉस्फोरस होता है उसे हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। और ये कहाँ पे मिलते हैं, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लेसिथिन होता है ना वो क्या होता है, एक फॉस्फोलिपिड होता है और फाउंड कहाँ पे होता है, सेल मेम्ब्रेन में। ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में नहीं दे रखा है, लेकिन ये चैप्टर सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में ये चीज़ दे रखी है कि जो लेसिथिन होता है ये फाउंड, ये कहाँ पे मिलता है, हमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। और ये क्या होता है, एक फॉस्फोलिपिड होता है। यहाँ पे अगर अब मैं आपको एक पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, ग्लिसरॉल, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि 3 कार्बन है और तीनों के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है। और यहाँ पे देखो ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड एस्टेरिफाइड है, तीनों के तीनों OH ग्रुप के साथ फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड एस्टेरिफाइड है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ट्राई ग्लिसराइड। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। यहाँ पे अभी हमने देखा पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन वाला कंपाउंड है, 16 कार्बन वाला कंपाउंड है। और अब हम देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था लेसिथिन, और उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है। तो देखो फॉस्फोरस, ये देखो फॉस्फोरिक एसिड है, ये बीच में OH के साथ यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड एस्टेरिफाइड है, और इसका स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वही वाली बात है कि जो फॉस्फोलिपिड होता है फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल लेसिथिन। सम न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। कुछ लिपिड्स का मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और वो कहाँ पे मिलते हैं, न्यूरल टिश्यूज़ के अंदर मिलते हैं। स्ट्रक्चर्स फ्रॉम NCERT। स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं अभी NCERT से, इससे पहले ही। अगला जो टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड्स कैसे बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि DNA एंड RNA। DNA RNA तो सबको पता होता है, पता तो है सबको कि DNA RNA न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। अब ये बनते किससे हैं, जो न्यूक्लिक एसिड है ये है पॉलीमर। क्या है ये, पॉलीमर। तो हर एक पॉलीमर का कुछ ना कुछ मोनोमर तो होता है, तो ये इसका क्या है, मोनोमर। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें एक होता है नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली शुगर होती है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप। जो नाइट्रोजन बेस होता है, अब नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, मोनोमर होता है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। नाइट्रोजन बेस हैव हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है नाइट्रोजन बेसिस की। नाइट्रोजन बेसिस की भी 2 क्लासिफिकेशंस होती हैं, प्यूरिन्स होती हैं एंड पायरामिडीन्स। ऐसे याद रखना, प्यूरिन्स A एंड G, प्यूरिन्स होते हैं, एंड CUT, इसको मैं कट बोलता हूँ, CUT से याद रख लेना, CUT साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। और A एंड G क्या होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप के होते हैं, मैं रिपीट करता हूँ, नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स। प्यूरिन्स एडेनिन एंड गुआनिन, एंड पायरामिडीन्स होते हैं साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब मतलब क्लासिफिकेशन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसको याद करना बहुत जरूरी है कि पायरामिडीन्स के अंदर कौन से आते हैं एंड प्यूरिन्स के अंदर कौन से आते हैं। अब देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, और एक बात याद रखना कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये एसिडिक नेचर होते हैं, क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना ये आता है फॉस्फोरिक एसिड से। अब न्यूक्लियोसाइड को अब हम देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर। न्यूक्लियोसाइड बनता किससे है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। किससे बनता है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोसाइड का एक एग्जांपल क्या है, एडेनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन। अब हम न्यूक्लियोटाइड, हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दूं तो हमारा क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। रिपीट करूंगा मैं, न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये बात आ गई समझ। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। न्यूक्लियोटाइड इफ फॉस्फेट, अगर न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, इफ फॉस्फेट ग्रुप एस्टेरिफाइड विद शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अगर पेंटोज शुगर के साथ अगर एक फॉस्फेट ग्रुप भी एस्टेरिफाइड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। इसके एग्जांपल है एडेनिलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA एंड RNA कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। वो ये कह रहा है कि जो न्यूक्लिक एसिड है ना ये एक पॉलीमर है,
न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड आरएनए, ये क्या है, पॉलीमर है, लॉन्ग चेन है, और इनका जो इंडिविजुअल यूनिट है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है वो हमने अभी पहले देख लिया है, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। इनके डिटेल स्ट्रक्चर को हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी तक के लिए बस इस क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ देना। अगला जो टॉपिक है मेटाबोलाइट्स। अब मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल मतलब इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है। मेटाबोलाइट्स एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स कुछ केमिकल्स होते हैं। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका हमें फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर पता होता है, जिन केमिकल्स का फंक्शन हमें पता होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और कुछ केमिकल्स होते हैं कि जो प्लांट्स या तो ह्यूमंस या तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स, और उनका फंक्शन हमको नहीं पता होता है, उनका फंक्शन हमें नहीं पता होता है, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी वाले उनका मतलब इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर और उनका हमको फंक्शन भी वेल नोन होता है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन हमें नॉट नोन। तो देखिए पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो वाले बायोमोलिक्यूल जो कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सब का हमें फंक्शन पता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इनके क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, और ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन में रोल प्ले करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स, फंगस एंड माइक्रोब्स मैनी कंपाउंड्स अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर प्रेजेंट। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो सब में होंगे ही होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अब उसके अलावा प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनका रोल एंड फंक्शंस ऑफ ऑल नॉट नोन येट। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो फंक्शन होता है वो हमें नहीं पता होता है, बट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं यूजफुल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कुछ इकोलॉजिकल फंक्शन होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे रबड़, ये भी ट्रीज़ वगैरह से रबड़ वगैरह निकलता है ना, तो वही चीज़ है रबड़। जो ड्रग्स हमें प्लांट से मिलते हैं, अब हमें उनका फंक्शन नहीं पता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें वो प्लांट्स के लिए उसके लिए क्या, उस ड्रग्स की प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें नहीं पता अभी तक। फॉर एग्जांपल स्पाइसेस या फिर सेंट्स मतलब परफ्यूम्स टाइप। तो सारे क्या थे, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक टेबल दे रखा है, तो इससे तो हर साल नीट में क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर साल। एल्कलॉइड्स, सबसे पहला एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एल्कलॉइड्स के आगे दे रखा है कि मॉर्फिन एंड कोडीन। टॉक्सिन्स, इसको ऐसे याद रखना है, एल्कलॉइड्स MC, मॉर्फिन कोडीन, टॉक्सिन्स AR, एब्रिन रिक्सिन। लेक्टिन्स को तुरंत याद कर लेना कि कॉनकैनावेलिन A क्या होता है, एक लेक्टिन्स होता है। ये तो बहुत बार 21 में भी पूछा गया था, 19 में भी पूछा जा रखा है ये लेक्टिन्स का एग्जाम्पल क्या है, कॉनकैनावेलिन A। और ड्रग्स VC, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन। ये सब जो मैंने चारों के चारों लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो टेबल में दे रखा है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेबल ये तो इस जो टेबल में एक एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आपको याद तो करनी ही करनी है, अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। स्कूल के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा।